तो आप ऐसी चीज़ों पे वर्कआउट करो जो चीज़ें अभी तक डिस्कवर नहीं हुई हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि उस स्पेस में आपको कंपटीशन नहीं मिलेगा। जब कंपटीशन नहीं मिलेगा तो फिर आप ग्रो करने के चांसेस आपके 100% रहेंगे। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वेंकटेश भारती। मैं हूं होस्ट, आपका दोस्त। अकेडमी की पॉडकास्ट सीरीज में एक नया पॉडकास्ट लेके आया हूं और आज के पॉडकास्ट का टाइटल है एंटरप्रेन्योरशिप। और हमारे साथ जुड़े हुए मिस्टर जितेंद्र भाटिया, जो कि फोर्सक्रेवर प्राइवेट लिमिटेड टेक्नोलॉजीज के फाउंडर रह चुके हैं। तो हेलो मिस्टर जितेंद्र, वेलकम टू द अकेडमी पॉडकास्ट। आपका स्वागत है और आप कुछ मेरे ऑडियंस को बताना चाहें अपने बारे में। मेरा नाम जितेंद्र भाटिया है, मैं फोर्सक्रेवर का ऑनर हूँ और मैं इस कंपनी को जो है 10 साल से रन कर रहा हूँ। हम इसमें अभी डिस्कस करेंगे कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं? हाँ, आई एम एन एंटरप्रेन्योर एंड इन्होंने क्या, आपने भी नौकरी छोड़ी है? हाँ, मैंने भी नौकरी छोड़ी है। तो मैं पहले जो है अपना करियर जैसे मैंने शुरू किया है, अपनी ग्रेजुएशन मैंने जो है 2009 में जो है कंप्लीट करी थी जी। और उसके बाद मैंने एक जॉब स्टार्ट करा एक आईटी कंपनी में, और जो कि जिन्होंने मुझे एक कंज्यूमर फोरम में डिप्लॉय करा। तो वहाँ पर मैंने 1 साल जॉब करा। उसके बाद मैंने दूसरी जॉब ज्वाइन करा SCL टेक्नोलॉजीज़। वहाँ पर भी मैं जो है 2.5 से 3 साल जो है, मतलब आप कॉर्पोरेट मजदूर बन के आए हैं। फिर उसके बाद आगे आपने अपनी दिहाड़ी लेना स्टार्ट कर दिया है। हाँ, मतलब वहाँ से मुझे एक सेल्स फोर्स का एक प्लेटफॉर्म मिला। हाँ। उसके बाद मैंने उस जर्नी को कंटिन्यू किया और फिर मेरी एक जॉब लगी CSC की। और मेरा जो है शुरू से ही ड्रीम था कि आई वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर। तो वहाँ पे मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला सेल्स फोर्स, जिसमें मैंने अपनी स्किल्स को डेवलप करा जी। और उस स्किल्स को डेवलप करके मैंने अपना साइड बिजनेस चालू करा कि जो भी US के कस्टमर्स, UK के कस्टमर्स, उनको जो है सर्व करना चालू करा जी। और मैंने जो है अपना एक प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया, अपवर्क प्लेटफॉर्म, एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जिसको मैंने जो है उसको ज्वाइन करा 2014 में, जनवरी 2014 के अंदर मैंने उसको ज्वाइन किया। मेरा एक फ्रेंड था अंकित गुप्ता, उसने मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया कि यहाँ पर जितनी भी दिल्ली NCR के अंदर जितनी भी IT कंपनीज़ जो हैं ओपन होती हैं, तो वो सारी की सारी जो हैं ऐसे ही कुछ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से शुरू होती हैं और वो आगे ग्रो करती हैं और उसके बाद वो अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं मार्केट में और अपने आप को एस्टैब्लिश करती हैं। तो ऐसे ही जो है इसी थॉट के साथ जो होता है, मैंने अपनी जर्नी शुरू करी जनवरी 2014 के अंदर। एंड मैंने जो है, क्योंकि मेरे को सेल्स फोर्स इतना ज़्यादा आ गया था कि मेरे को लगा कि मतलब मेरी जो स्किल्स है, हाँ, मेरी स्किल्स जो होता है मतलब कई और लोगों के लिए काम आ सकती है जी। और मैं उनके बिजनेसेस को ऑटोमेट कर सकता हूँ। तो मैंने जो होता है अपने मतलब पहले ही एक या 2 जो है फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स को सर्व करा जी। और इसमें मैंने अपने दोस्त की मदद ली जिसका नाम अंकित गुप्ता था। एंड उसके बाद मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया काफ़ी कि भाई मैं जो होता है अब कोई सा भी प्रोजेक्ट ले सकता हूँ और कैसा भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में ले सकता हूँ और उसको डिलीवर कर सकता हूँ। जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि आपने ये सब आपके दिमाग में, जैसे कि आपने अभी मुझे बताया कि आप कॉर्पोरेट लाइफ जी रहे थे अच्छी खासी, राइट, अच्छी खासी सैलरी होगी। जान सकते हो कितनी सैलरी पैकेज? देखो, मेरा जो पैकेज था वो 10 लाख मेरा पैकेज था। 2000 ये कह सकते हो आप 13 के अंदर, 2013 में 10 लाख तक का पैकेज था। फिर आपने वो एक स्टेबल लाइफ को छोड़ के अनस्टेबल लाइफ चूज करी, राइट, और एक स्टार्टअप कल्चर और एक एंटरप्रेन्योरशिप में आप घुस गए। तो वो कीड़ा किसने आपको दिया और आप अपनी लाइफ जर्नी के बारे में कैसा आपको लगा उस टाइम पे कि क्या ये करना सही है या नहीं है, और मैं ये जो कर रहा हूँ, मतलब जैसे कि आपके मन के अंदर कुछ बहुत सारे सवाल आए होंगे, क्या ये करना भी जरूरी है, नहीं है, क्या मैं ऐसी अपनी जिंदगी नहीं काट सकता, वो सब आप बताना चाहें मेरे ऑडियंस को? बिल्कुल जी। तो ये जो है, एक होता है कि आपको हर महीने जो है एक सैलरी आ जाती है, एक सैलरी कि भाई क्रेडिट हो जाता है आपके अकाउंट में मंथ एंड पे जी। तो आपको लगता है कि हाँ भाई एवरीथिंग इज गोइंग गुड, बट दिस इज नॉट समथिंग विच आई वांटेड टू अचीव इन माय लाइफ. There was something more I wanted to do always. You can say it every day I wanted to do more. Okay.
यहाँ पर ये एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी जो है मेरी ऐसे शुरू हुई कि जब मैंने अपनी पहली जॉब करी तो उसके बाद मतलब मुझे उसमें मज़ा नहीं आ रहा था कि मतलब वो एक थोड़ा सा वो डाटा एंट्री टाइप और सर्वर्स पे डाटा अपलोड कराना। आपने मुझे बताया आपने कॉलिंग की जॉब भी करी है। हाँ तो कॉलिंग की जो जॉब थी वो मेरी कॉलेज के अंदर ही थी लास्ट सेमेस्टर में जी। ये जानने के लिए कि इंडस्ट्री कैसे काम करती है जी। और ये एक्सपीरियंस लेने के लिए कि भाई कैसे जो होता है कैसे मतलब इंडस्ट्री चलती है, कैसे इंडस्ट्री काम करती है और क्या चैलेंजेस आते हैं कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस लेने के लिए मैंने वो जॉब ज्वाइन करी। बस वो 1 महीना ही करी। ये सिंपली मैरी नाम की वेबसाइट के लिए मैंने जो है काम किया और सही लग रहा है। कोई बात नहीं, अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा। हाँ तो उसमें शादी उसमें मतलब लोगों की शादी कहानी होती थी। तो बट ये है कि वो मेरे टाइप की जॉब नहीं थी क्योंकि बिकॉज आई वॉज अ प्रोग्रामर बाय माई हार्ट एंड तो मैंने जो है उसी के अंदर अपने एक्सपीरियंस को ग्रो करने के लिए आगे फिर अपने डोमेन में जॉब को सर्च किया। फिर उसके बाद 1 साल हो गया था तो बट उस जॉब में मुझे इतना मज़ा नहीं आ रहा था। उसके साथ मैंने जॉब एक्चुअली मेरे हमेशा जो है मेरी किस्मत में ऐसा रहा है कि आई ऑलवेज हैव मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। एज आई स्टार्टेड माई करियर मेरे हमेशा से ही मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रहा है। तो जैसे कि मैंने जॉब करी साथ के साथ मेरे को ये कह लो कि आप 25 अक्टूबर को अगर मुझे एक जॉब मिली है तो मुझे 2 नवंबर को एक और जॉब मिल गई। तो दोनों जॉब मैंने साथ करी। क्या ये सही था? ये सही नहीं था बट दूसरी जॉब एक तरीके से थी। दोनों जॉब में जो वॉकिंग डिस्टेंस जो है 15 मिनट का था। मतलब ये लकली जो होता है मतलब इट वॉज देयर। तो ये मेरा जो है स्ट्रगल था उस समय कि मतलब मुझे जो होता है था कि भाई नहीं मेरे को लर्न भी करना है क्योंकि बिकॉज फ्रॉम द फर्स्ट जॉब आई वॉज नॉट लर्निंग मच एंड द सेकेंड जॉब वॉज अ विजिटिंग फैकल्टी जॉब। तो इट वॉज इन ICI। हाँ तो वहाँ पर मैंने जो होता है अराउंड मोर देन 2000 पीपल्स को ट्रेन करा। IT के अंदर ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उनका एक IT सब्जेक्ट होता था जिसके अंदर मैंने जो होता है CA के बच्चों को ट्रेन करा और साथ के साथ मुझे कोड की भी नॉलेज हो गई, कंज्यूमर फॉर्म की। तो मुझे जो होता है दोनों नॉलेज साथ के साथ मिल रही थी। फिर वो जो CA मैंने एज ए विजिटिंग फैकल्टी जॉब करा वो मैंने 9 महीने तक करा, 9 मंथ्स तक। उसके बाद जो होता है मतलब दे एक्चुअली ट्रांसफर्ड मी लाइक टू अदर लोकेशन जो कि विच वॉज वेरी फार अवे फ्रॉम माई करेंट जॉब। तो मुझे जो है डिसाइड करना था कि किस जॉब को जो है मुझे प्रेफर करना है। एक जॉब में मुझे जो है 28,000 रुपये सैलरी मिल रही थी और दूसरी जॉब में मुझे जो होता है 12,000 रुपये सैलरी मिल रही थी करियर के स्टार्टिंग में। तो वहाँ पे मुझे डिसाइड करना था कि मुझे जो है कौन सी जॉब को चूज़ करना है। नहीं अभी नहीं हुई थी। अच्छा अभी आगे। हाँ तो ये मतलब जस्ट दैट वाज माय स्टार्टिंग आफ्टर आई पास आउट फ्रॉम माय कॉलेज। तो ये मेरा जो है स्टार्टिंग फेज था लाइफ का। आपके दिमाग में हमेशा से कोडिंग का कीड़ा था। हाँ तो ये 2 जॉब मेरी साथ चल रही थी पर 9 महीने के बाद मुझे ये जॉब को छोड़ना पड़ा क्योंकि वो दूसरी जॉब की जो लोकेशन थी वो बहुत दूर थी और मेरे को भी एक यहाँ पे भी टफ डिसीजन लेना था लाइफ में कि मुझे कौन सी जॉब को रखना है और कौन सी को छोड़ना है। क्योंकि जब आपके पास 2 जॉब होती हैं, एक से अच्छा पैसा मिल रहा है आपको 28,000 और एक बहुत कम मिल रहा है, तो मैंने जो है कम वाली को चूज़ करा क्योंकि मुझे पता था कि मेरी जो ग्रोथ है वो मुझे इसी IT इंडस्ट्री में ही मिलनी है और मेरे को टीचिंग लाइन में ग्रोथ नहीं मिलेगी। टर्निंग पॉइंट कब है? तो उसके बाद जो है वहाँ पे मेरे को सबसे पहले ये हुआ कि जैसे ही मैंने वो जॉब छोड़ी उसके बाद मेरे फादर ने जो है मुझे डॉक्यूमेंट राइटर जो होते हैं मेरे फादर जो है ऑफिस में DD ऑफिस में काम करते हैं एज एन अकाउंटेंट। तो वहाँ पर उन्होंने मुझे एक डॉक्यूमेंट राइटर के साथ इंट्रोड्यूस किया। उनको अपने कुछ कन्वर्जन चार्ज कैलकुलेटर और स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेटर्स बनवाने थे। तो आई स्टार्टेड लर्निंग, जैसे ही मैंने वो जॉब छोड़ी आई स्टार्टेड लर्निंग जावा प्रोग्रामिंग एंड अलॉन्ग विद द डेटाबेस Oracle। तो आई डिड मास्टरी ऑन इट, मतलब मैंने उस पर बहुत काम किया और फिर उसके बाद मैंने वो
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करके मतलब उस कस्टमर के लिए जो होता है ये 2 प्रोजेक्ट्स बनाए। तो आपका ये टर्निंग पॉइंट था? ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था कि मतलब मेरे को ये समझ में आया कि एक अगर आप एक प्रोग्राम बना के, हालांकि उस प्रोग्राम को बनाने की जो कॉस्ट थी वो 50,000 के आसपास थी, पर मुझे उन्होंने 10,000 रुपीज़ दिए। बच्चा समझ के? हाँ, कि भाई अभी फर्स्ट टाइम है तो बच्चा समझ के शगुन के पैसे ले लिए। हाँ, कि तो उन्होंने मुझे 10,000 पे तो बट उन्होंने मुझे काम दिया, उन्होंने मुझे ये काम दिया कि भाई आप जो होता है इसको हमारे लिए डिलीवर करो। तो वहाँ से मतलब मेरे अंदर एक एंटरप्रेन्योर की जो होता है मतलब स्पार्क आया कि अब जो है हाँ कि कुछ का करेंगे। मतलब ये अगर मतलब मेरे दिमाग में आया कि अगर हम एक प्रोग्राम बना के अगर एक कस्टमर के लिए बना सकते हैं तो वो 10 कस्टमर्स को और भी बेचा जा सकता है। तो वहाँ से जो होता है आपको मतलब दूसरे कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस प्रोग्राम को मॉडिफाई करो और बहुत कम टाइम में आप अपने इनकम को डबल, ट्रिपल और 10 टाइम्स भी कर सकते हो। ये कंपनी कब खोली? उसके बाद मैंने जो है इस कंपनी को खोला 2016 में, आफ्टर डीमोनेटाइजेशन एक्चुअली। बट उससे पहले जैसे मैंने बोला कि मैंने जनवरी 2014 में ही अपना फ्रीलांसिंग का काम चालू कर दिया था। पैसे लगाए हैं डीमोनेटाइजेशन तो मतलब ये एक्चुअली क्या है कि मेरे लिए चैलेंजेस आए। मतलब मुझे कब समझ में आया कि मुझे जो है ये कंपनी फॉर्म करना चाहिए रादर देन रनिंग दिस कंपनी एज अ फ्रीलांसर। तो एक्चुअली क्या है, मेरे पास यही चैलेंज आ रहा था कि मतलब एक तो ग्रो करने में चैलेंज होता है, अगर आपके पास कंपनी का नेम नहीं है आप इंडिविजुअल नाम से जो होता है अपने आप को ग्रो नहीं कर सकते। तो आपको एक कंपनी का नाम चाहिए और ये मैंडेटरी है, ठीक है। ये आपको बाद में समझ में आता है जब आपके टर्नओवर इंक्रीज होता है। जब आपका टर्नओवर थोड़ा सा ही होता है तो आप एज ए इंडिविजुअल काम कर रहे होते हो, तो हाँ, तो आपको अपनी ब्रांडिंग करने के लिए आपको अपना कस्टमर्स को मतलब सबको याद रहे कि किस कंपनी से हमने काम कराया था, तो उससे क्या होगा कि आपका जो एक्सपोजर है वो और बढ़ता है जी। तो मैंने जो होता है उसके बाद जो है ये कंपनी स्टार्ट करने से पहले मतलब मैंने काफ़ी सारा फ्रीलांसिंग का बिजनेस कर लिया था। डीमोनेटाइजेशन से समझ में आया कि मैं मनी मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मनी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैंने एक CA फॉर्म हायर करा जिन्होंने मुझे ये बताया है कि आपको अपने एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज करना है। खाली एक्चुअली क्या है कि पहले मैं जब एज एन इंडिविजुअल रन कर रहा था तो मैं अपने एक्सपेंसेस भी इंडिविजुअल अकाउंट से करता था, जो कि एक राइट चीज़ नहीं है। गवर्नमेंट उसको एक्सपेंस नहीं मानती है। अगर आप अपने इंडिविजुअल अकाउंट से किसी को भी पे करते हैं तो वो एक पर्सनल एक्सपेंस माना जाता है, इट इज़ नॉट अ कंपनी एक्सपेंस। तो मैंने जो होता है फिर कंपनी फॉर्म करा इसी के लिए, इसी के बाद ही, और फिर मतलब ये जर्नी जो है आगे गई, कंटिन्यू हुई। उसके बैठ के पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं और हम यहाँ बैठ के पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा जी, जैसे कि हर स्टार्टअप के अंदर एक लूप होल होता है, मतलब एंटरप्रेन्योर को तो पता होता है कि इसके अंदर लूप होल है तभी वो उसके अंदर घुसते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में TCS जैसे बड़े बड़े कंपनीज बैठे हैं, चाइनीज बैठे हैं, जो ऑलरेडी काफी सारे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, राइट, और उनके पास इतने सारे वर्कफोर्स प्लस क्लाइंट सब कुछ है, और एक उसी सेल्स फोर्स के एनवायरनमेंट में घुसना, वही CRM अपनी कॉस्टिंग पे प्रोवाइड कराना, इसमें कोई ना कोई लूप होल आपने सोचा जरूर होगा। क्या आपको लगता है कि ये लूप होल ढूंढना जरूरी है किसी भी स्टार्टअप या किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए, उसको अभी से स्टार्ट करना और जीरो से हीरो बनाने के लिए? हाँ, तो देखो उसमें लूप होल्स तो हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता ही है, और बहुत सारे लूप होल्स भी होते हैं अलग अलग जगह। तो इसमें एक्चुअली मैं ये बोलूँगा कि मतलब बहुत सारे जैसे चैलेंजेस आते हैं कि आप जो होता है सेम डोमेन में आप काम नहीं कर सकते। जब आप एक IT कंपनी में रन कर रहे हैं तो आप सेम डोमेन में आप दूसरा आप एक्सटर्नल वर्क नहीं ले सकते, तो वहाँ पर एक इशू आता है। बट वही है कि जब देयर इज़ नो रिस्क नो गेन, अगर आप रिस्क नहीं लेंगे, अगर क्योंकि आपको वो पता है कि वो स्किल्स आपकी जो होता है यूज़ हो सकती है काफ़ी सारे कस्टमर्स के लिए, आपको अपना सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, आपको बिजनेस ऑटोमेशन करने के लिए कस्टमर्स का, तो आप मतलब वो रिस्क ले सकते हैं कि आप अपना काम ढूंढ सकते हैं, अपने हिसाब से
बहुत सारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, जैसे अपवर्क हो गया, फ्रीलांसर हो गया, देयर आर सो मैनी प्लेटफॉर्म्स आर देयर नाउ फ्रॉम वेयर यू कैन गेट योर वर्क एंड गेट द टास्क डन। तो बस यही था कि बाकी यही कहूँगा कि मैं मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब जब हमने ये शुरू किया। तो बाकी तो आप और बताना चाहेंगे? जी, मतलब मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर कि 3 ऐसे पॉइंट जो आपको लगता है एक स्टार्टअप खड़ा करने से पहले आपको सोचना चाहिए। देखो, स्टार्टअप स्टार्ट करने से पहले जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं ना, तो स्टार्टअप में हमें डिसाइड करना होता है कि आप क्या सर्व करने वाले हो। आप एक प्रोडक्ट देने वाले हो, आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो, या आप एक सर्विस देने वाले हो। तो आपको इनमें से डिसाइड करना है कि अगर आप सर्विस देने वाले हो तो देखो, आप जितनी भी मेहनत कर रहे हो वो आपको इन कैश होगा। अगर आप प्रोडक्ट बनाने वाले हो तो आप प्रोडक्ट में देखो कि भाई क्या प्रॉब्लम है मार्केट के अंदर, क्या आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो, चाहे वो छोटी प्रॉब्लम हो। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको कोई सॉल्व करनी है। तो मतलब जो यंगस्टर्स हैं जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं खर्च करने के लिए, और जो अभी वो किसी को हायर नहीं कर सकते हैं जी, तो स्टार्टिंग में जो होता है, आप सबसे पहले देखो कि आप एक छोटी प्रॉब्लम को आप बड़ा कैसे कर सकते हो। मतलब आप एक छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करो और उसको धीरे धीरे करके जो होता है एक्सपेंड करो, और उसको हर रोज़ जो है उस पर वर्कआउट करो, और उसको देखो कि कैसे इसको मैं बड़ा बना सकता हूँ। लोग कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है स्टार्टअप के लिए। मतलब कि एक इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है एक स्टार्टअप के लिए। तो आपको लगता है कि ये सच है या नहीं? देखो, इन्वेस्टर्स के देखो, पहले तो आपका गोल क्लियर होना चाहिए। सबसे ज़रूरी है कि अगर आपका गोल क्या है। आपका गोल है कि भाई आपको 5 लाख रुपए महीने का बिजनेस करना है, या आपको 50 लाख रुपए महीने का बिजनेस करना है, या आपको 5 करोड़ का बिजनेस करना है। तो आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि आपको कितने अमाउंट का बिजनेस करना है, और जो भी आप प्रोडक्ट बनाने वाले हो वो प्रोडक्ट कितना कामयाब होगा या कितना टर्नओवर जनरेट करेगा, आपको उसके बारे में पूरा क्लियरेंस होना चाहिए कि भाई मार्केट में इतने नंबर ऑफ यूज़र्स हैं, कितने नंबर ऑफ यूज़र्स उस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। अगर उसको प्रोडक्ट को यूज़ करने वाला कोई मार्केट में बहुत ही एक छोटा सा पोर्शन है, तो मैं कहूँगा कि मतलब या तो आप उस छोटे पोर्शन को, तो उस हिसाब से अपने जो होता है आप इन्वेस्टमेंट्स जो हैं लो बाहर से। अदरवाइज़ जो होता है, अगर आपको लगता है कि नहीं अभी आप प्रिपेयर नहीं हो एक प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, तो आप जो है सर्विस पे फोकस करो कि आपके अंदर एक स्किल होना चाहिए जो कि आप एक कस्टमर को सेल कर सको। ठीक है, अगर अपनी स्किल को अगर आप सेल कर पा रहे हो कस्टमर को, फिर आप कुछ अपना जो भी है आप अपना फंडिंग का अमाउंट जनरेट कर पा रहे हो, उसके बाद अपना प्रोडक्ट लॉन्च करो। लोग वेस्ट कर देते हैं सर। हाँ, इन्वेस्टर्स के पैसे, क्योंकि इन्वेस्टर के पैसे इसलिए लूज होते हैं क्योंकि क्लैरिटी नहीं होती है प्रोडक्ट के ऊपर। इन्वेस्टर अपने थॉट्स अप्लाई करता है आपके ऊपर भी कि मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो इतना रिटर्न चाहिए, इतना % रिटर्न चाहिए, अगर मैं आपको इतना % दे रहा हूँ तो। हाँ, तो वो प्रेशर में क्या होता है कि आप अपना प्रोडक्ट नहीं बिल्ड कर पाते, और आपको जो होता है अपने प्रोडक्ट पे पहले तो आप आइडेंटिफाई करो कि क्या पेन पॉइंट है। मतलब आप उस छोटी सी प्रॉब्लम को अपने आप सॉल्व करो। आपको जो होता है, जरूरी नहीं है कि कोई पैसा देगा तभी वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। पहले जो होता है उस प्रॉब्लम को आप खुद देखो कि आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हो। ऐसा नहीं है कि मतलब आप पैसे लेके बैठ गए इन्वेस्ट करने और इन्वेस्टर से इन्वेस्ट कराते जा रहे हो, बट उसका आउटपुट जनरेट नहीं कर पा रहे हो, तो एट द एंड यू विल डेफिनेटली गेट फेल। डिसीजन मेकिंग बहुत ज़रूरी है सर। बहुत डिसीजन मेकिंग बहुत ज़रूरी है। पहले उस चीज़ को खुद यूज़ करके देखो। आप अपने इनर सर्कल के अंदर आप सभी से जो है एडवाइस लो कि क्या ये मैं प्रोडक्ट बेचूंगा तो क्या ये सक्सीड करेगा, आप क्या खरीदोगे उस प्रोडक्ट को। अगर कोई सामने वाला बोलेगा कि हाँ मैं खरीदूंगा, अगर 10 में से 7 लोगों ने बोला कि भाई मैं जो है इस प्रोडक्ट को खरीदूंगा, तो आप उसके अंदर डेफिनेटली वर्कआउट करो। बट अगर 10 में से वो कहते हैं कि 2 कहते हैं कि मैं यूज़ करूंगा और 8 कहते हैं मैं नहीं करूंगा, तो आप जो होता है मूव ऑन हो जाओ सम अदर आइडिया जो कि बेनिफिशियल हो फॉर एवरी पीपल। हाँ, तो अपना जो है उस आइडिया को स्विच कर दो।
मतलब आप देखो कि मार्केट में डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है। तो पूरी मार्केट जो होता है डिमांड सप्लाई पे ही चलती है। जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतना ज़्यादा बड़ा बिजनेस होगा। अगर सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है तो देखो फिर वही है कि मतलब आपको फोकस करना है दूसरी तरफ कि आपको कैसे सप्लाई को बढ़ाना है। जब डिमांड ज़्यादा हो रही है तो सप्लाई कैसे इंक्रीज़ करनी है। तो आप उस हिसाब से अपने आइडिया को जो होता है नर्चर करो कि भाई ये आइडिया है मेरे पास और मैं इसको ऐसे नर्चर करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम एक वर्ड यूज़ करते हैं इनोवेशन, ठीक है। इनोवेशन का मतलब लोगों को पता नहीं होता है। इनोवेशन का मतलब सब यही सोचते हैं न्यू आइडिया लेकर आओ, ब्रिंग न्यू आइडिया ऑन द टेबल, तभी जो होता है हम आगे सक्सीड कर पाएंगे। पर इनोवेशन का मतलब आप कई डेफिनेशंस हम निकाल सकते हैं। जैसे कि मुझे अब लगता है कि भाई आप कैसे कंज्यूमर के बिहेवियर चेंज कर सकते हो मार्केट में। आपको ये सोचना है कि आप अपने कंज्यूमर का बिहेवियर अगर आप अपने प्रोडक्ट से चेंज कर सकते हो तो आप बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हो। आपको बड़ा बिजनेस बनाने के लिए आपको ऐसे ही आइडियाज़ पे वर्कआउट करना होगा जहाँ पे आप कुछ एक मतलब चेंज ला सको लाइफ के ह्यूमन बीइंग में। जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट में आ रहा है, चैट जीपीटी, तो वो एक चेंज लेकर आ रहा है। मतलब बिहेवियर जो होता है कंज्यूमर का वो चेंज हो जाएगा कम्प्लीटली। जो एक कंटेंट को क्रिएट करने के लिए 1 वीक लगाता था एक आदमी, तो वो जो है अब आप एक दिन के अंदर या कुछ मिनटों या घंटों में जो होता है आप उस कंटेंट को जनरेट कर सकते हो और अपने हिसाब से उसको बना सकते हो। तो आने वाला टाइम अब यही है कि आप जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे अपने बिजनेस के अंदर। जैसे कि आपने देखा है कि अलग अलग टाइम जो होता है आपने देख लिया है। जैसे कोरोना से पहले आपने टाइम देखा, कोरोना के बाद का टाइम देखा, डीमोनेटाइजेशन का टाइम देखा। डीमोनेटाइजेशन के बाद लोग डिजिटाइज हुए, दे वर स्टार्टेड यूजिंग पेटीएम और फ़ोन पे, ये वो सब ऐप्स यूज़ करने लगे। तो ये जो है इससे क्या हुआ है कि जब से डिजिटाइजेशन हुआ है तो लोगों का बिहेवियरल चेंज हुआ है। मतलब पहले लोग कैश पे डिपेंडेंट थे और ज़्यादातर कैश डिपेंडेंट इकोनॉमी थी। जब से डीमोनेटाइजेशन हुआ है तो डिजिटाइजेशन इंक्रीज़ हुआ है। डिजिटाइजेशन इंक्रीज़ होने से लोगों को ऐप्स ज़्यादा यूज़ करने को बिहेवियर आया है। और उसके बाद आपने देखा है कि जैसे कोविड आया तो लोग अभी भी इंटरनेट कम यूज़ कर रहे थे। अगर हम बात करें 140 करोड़ की पॉपुलेशन है तो 140 करोड़ में से आप ये मान लो कि कुछ परसेंटेज ही जो होता है मतलब पॉपुलेशन जो कि इंटरनेट को यूज़ कर रही थी, और स्टिल बहुत बड़ी परसेंटेज जो है पॉपुलेशन इंटरनेट को यूज़ करना नहीं जानती थी। कोविड के बाद जो होता है ये बहुत बड़ा चेंज आया है कि आपको इंटरनेट यूज़ करना ही करना है। इंटरनेट के बिना जो होता है कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। मेरा मानना ये है सर कि लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर को और ऑर्गेनाइज करने में लगे रहते हैं rather than कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ नजर डाल के उसको ऑर्गेनाइज करें और उसमें से इन्वेंशन इनोवेशंस निकालें। राइट। और उसकी वजह से ही आई थिंक नए आइडियाज की कमी इसलिए आती है। राइट। क्योंकि जो चीज पहले से ही एस्टैब्लिश हो चुकी है और एक पीक पे जाइंट बन चुकी है, आप उसको ठीक करने में क्यों लगे rather than आप उसको ठीक कीजिए जिसको अभी तक किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, जिन्होंने अब तक डिस्कवर नहीं करा है। बिल्कुल सही बात है। तो आप ऐसी चीज़ों पे वर्कआउट करो जो चीज़ें अभी तक डिस्कवर नहीं हुई हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि उस स्पेस में आपको कंपटीशन नहीं मिलेगा। जब कंपटीशन नहीं मिलेगा तो फिर आप ग्रो करने के चांसेस आपके 100% रहेंगे। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा और आपके पॉइंट में भी ऐड करना चाहूँगा कि सर लोगों को अगर वो इस डिस्कवरी करते हैं लेकिन वो किसी चीज़ की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, आपका आइडिया तभी उसको आगे लेके जाए। राइट। आई थिंक फिर नहीं लेके जाना चाहिए आपको। बिल्कुल मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ इस बात के लिए कि अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो जी, आप एक छोटा सा ही उसका एक प्रोटोटाइप बना लो कि मेरा जो है ये प्रोटोटाइप है, उसको आप एक कस्टमर को सेल करो। हाँ, एक कस्टमर को सेल करके देखो। अगर आपको 1-2 कस्टमर आपके प्रोडक्ट के मिल जाते हैं फिर उस प्रोडक्ट को आप उसके ऊपर खूब इन्वेस्टमेंट करो और उसके बाद आप उसको जितना बड़ा कर सकते हो आप उतना बड़ा करो, क्योंकि वो पोटेंशियल है मार्केट के अंदर कि ये चीज़ बिकेगी। जब वो एक को आपने बेच दी तो आप उसको कितने भी नंबर ऑफ कस्टमर्स को बेच सकते हो। उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करो कि भाई
ये क्या प्रॉब्लम पूरे इंडिया की प्रॉब्लम है या पूरे स्टेट की प्रॉब्लम है, हर स्टेट की, ये हर बंदे को ये इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जी। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आप उसी हिसाब से अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। और बाकी यही मैं बोलूँगा कि आप कैसे, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि अब टाइम, दिस ईयर इज़ गोइंग टू बी एन AI ईयर ऑफ द इरा। तो इस चीज़ को आपको मतलब ग्रैब करना है। जो इसके अंदर अपने आप को मतलब सीख लेगा और उसको यूज़ करना सीख जाएगा अच्छे से, वो बहुत आगे तक जाएगा। क्योंकि अब आप देखेंगे कि कई मिलियंस जॉब्स जाएंगी मार्केट से और कई मिलियन जॉब्स, उतनी मिलियन जॉब्स जो हैं और नई मार्केट में आएंगी। तो आपको टेक्निकली अपने आप को ट्रेन करना है और स्किल करना है। तो जितेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आपने हमें बताया कि आपने अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताया कि स्टार्टअप्स को कैसे खड़ा करना चाहिए, कैसे डिसीजन मेकिंग स्किल्स अपने डेवलप करनी चाहिए, कौन से आइडिया पे वर्कआउट करना चाहिए। तो आपने जब अपनी लाइफ का ये यू टर्न लिया था नौकरी से कॉर्पोरेट वहाँ पे लाके कि आप एंटरप्रेन्योर जर्नी में जाएंगे, स्टार्टअप कल्चर पे फोकस करेंगे, तो कोई ऐसे मतलब कि फॉलिंग मोमेंट हम कह सकते हैं जहाँ पे आप फेल हुए हो, यहाँ पर आपको लगा हो कि यहाँ पर अब यू टर्न नहीं ले सकता, लेकिन अब मैं करूँ तो क्या करूँ? जिंदगी में कोई ऐसा मोमेंट जो आपके दिमाग में अभी चल रहा हो? देखो, ऐसे तो लाइफ में बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं जी, और हर रोज़ मतलब आप फेल होते हैं और हर रोज़ आप सक्सीड होते हैं जी। तो जब भी आप फेल होते हैं तो आपको जो होता है अपने आप को मोटिवेट करना है कि दिस इज़ नॉट द एंड। आपको ये बताना है मार्केट में कि अगर एक दिन साथ अगर कुछ ख़राब हो रहा है तो अगला दिन अच्छा भी आएगा। लाइक अब एवरी डे देयर इज़ अ न्यू डे। ओके, सो आपको ऐसा मेरे साथ होता है, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि भाई मैं अपवर्क प्लेटफॉर्म पे मैं काम करता था जी। वहाँ पे मान लो अगर मैं 100 कस्टमर्स को सर्व कर रहा हूँ तो उसमें से ऐसा हो सकता है कि 97 कस्टमर्स मेरे को 5 स्टार दे रहे हैं रेटिंग कि मैंने उनको बहुत अच्छा काम करके दिया है। उसमें 2 या 3 कस्टमर ने मेरे को 1 स्टार दे दिया। तो आप ये सोचते हो कि क्या वो 1 स्टार जो होता है मेरे प्रोफाइल को ख़त्म कर देगा? ठीक है, आपको लगता है कि आप जो होता है फेल हो गए, मतलब आपको लगता है कि नहीं, मेरे को तो सारे कस्टमर्स को 100% ही देना था जी। तो ऐसा मैं समझो कि कभी भी कि भाई मेरे को जो है मेरा जो भी मैं कर रहा हूँ वो हमेशा 100% रहेगा जी। कभी आपसे गलती होगी। कभी मतलब 2-3 कस्टमर ऐसे थे जिन्होंने मान लो 1% मतलब 1 स्टार दिया, ठीक है। तो ये मतलब उन कस्टमर्स को मैंने हैंडल किया एक्चुअली। मतलब वो भी जो मतलब मुझे वो एक ऐसा लगता है कि जैसे कि मतलब आपका बिजनेस बंद हो गया। कोई अगर आपको 1 स्टार देता है ना तो आपको ऐसा लगता है कि आपका बिजनेस ही बंद हो गया। गिल्ट फीलिंग है। मतलब आपको लगता है कि शायद आपको अब नया कस्टमर मिलेगा ही नहीं मार्केट में, आपको ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है, डीमोटिवेट हो जाता है आदमी। बट ये है कि उस केसेस में, उन केसेस को भी मैंने लर्न करा कि मतलब एवरी फेलियर देयर इज अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स सक्सेस, एज वी नो। सो वहाँ पे जो है हमने यही लर्न करा है कि भाई अगर कोई कस्टमर हैप्पी नहीं होता था तो मैं उनका पैसा होता था उनको रिफंड कर देता था कम्प्लीटली। एक एक्चुअली पॉलिसी है वो कि भाई अगर आप किसी को रिफंड कर देते हो उसका पैसा तो आपका जो फीडबैक है, जो बैड फीडबैक है, वो वहाँ पर नहीं दिखता है। तो वो रिमूव कर देते हैं। मतलब इफ देयर इज नो ट्रांजेक्शन हैपन बिटवीन अ कस्टमर एंड यू एंड मी, तो देन देयर विल नॉट बी एनी बैड फीडबैक शोन ऑन द प्रोफाइल। सो दैट वाज माय की मंत्रा and I always followed. If your customer is not happy, return their money is a good thing which happened to me while building this profile. Actually, I was working 24/7 to build this profile, and actually when I started my this freelancing, तो मेरा एक गोल था कि मुझे जो है 20,000 आवर्स पूरे करने हैं अपवर्क पे। जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने एक गोल बनाया, दिस इज़ माई गोल दैट कि आई हैव टू कंप्लीट 20,000 आवर्स ऑफ बिलिंग ऑन अपवर्क। आफ्टर दैट आई विल डिसाइड व्हाट नेक्स्ट आई हैव टू डू इन माई करियर। तो अब मैं खुशी से बताना चाहूँगा कि मैंने जो है अराउंड 21,000 ऑफ आवर्स ऑफ वर्किंग जो है मैंने कंप्लीट कर ली है।
हाँ, अरे वाह, I delivered more than 500 plus projects on the Upwork platform itself, और till now like I have सालों से पहले एज अ फ्रीलांसर। हाँ, तो अब जो है मतलब मैंने जो है तो उंगलियां दिखाओ कोडिंग में चल रहा है। तो ये जो है मैंने इंडिविजुअली जो होता है डिलीवर करे हैं, बट येस इसमें मतलब मेरे टीम जिनसे भी मैंने काम करवाया या जिनसे भी मैंने वो काम कंप्लीट कराया, तो बट एट द एंड डिलीवरी के टाइम पर मैं ही खड़ा होता था, और वो सक्सेस उसको दिलाना वो मेरा ही गारंटी होती थी। अगर कोई भी डेवलपर फंस जाता है कोड करते समय, तो या कोई डेवलपर उस काम कंप्लीट नहीं कर पाता है, तो उस समय मैं उसकी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसे कंप्लीट करता था, चाहे उसके लिए मुझे खुद ही काम करना पड़े, बट मेरे को इंश्योर करना होता था कि डिलीवरेबिलिटी टाइम। मैं सेल्सफोर्स डेवलपर रहा हूँ, तो सेल्सफोर्स यू कैन से ऑल्सो सेल्सफोर्स फुल स्टैक डेवलपर एज वेल। हाँ, तो मैंने जो है शुरू से कोडिंग करा है, एपेक्स के अंदर जावा में भी कोडिंग करा है, लाइटनिंग कंपोनेंट, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स, तो रिसेंटली जो होता है लाइटनिंग वेब कंपोनेंट यूज़ होते हैं। तो बस ऐसी कोडिंग करते करते आप इतने सारे प्रोजेक्ट डिलीवर कर लेते हो, तो आप एक आर्किटेक्ट अपने आप ही बन जाते हो, क्योंकि यू हैव फेस सो मैनी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस अक्रॉस डिफरेंट कस्टमर्स, और इतने सॉल्यूशंस आप दे चुके होते हो, आप वन मैन आर्मी बन जाते हो। तो सबसे ज़रूरी होता है ये। तो ऐसे ही जो है यही जो है हमारी जर्नी अभी तक जो है ऐसे रही है। शार्क टैंक देखा आपने? हाँ, शार्क टैंक को देखकर लोग काफी ज्यादा इंस्पायर हो रहे हैं आजकल कि भाई मैं भी स्टार्टअप डालता हूँ, मैं भी कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा आइडिया लेके आता हूँ और बिजनेस खोलता हूँ, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर बनता हूँ। तो अगर किसी के दिमाग में कीड़ा आ जाता है, तो ये कीड़ा तो ये जो रहता कीड़ा लेकिन बन जानवर जाता है आगे जाके एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप वाला। तो इस कीड़े को जगाने से पहले अपने दिमाग में आपको क्या लगता है कि आप नई जनरेशन या बच्चों को ये बताना चाहेंगे कि क्या और कौन से पॉइंट्स अपने दिमाग में रखें ताकि वो एक बढ़िया जर्नी तय कर पाए? वही मैंने जैसे बताया कि भाई अपनी सबसे पहले जो है कोई से भी एक छोटी प्रॉब्लम पकड़ लो और उसको जो होता है सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आप उसे सॉल्व कर पाते हो तो आप जो है किसी भी लेवल तक आप जा सकते हो। जैसे कि अब आने वाला टाइम आप देख ही रहे हैं, जैसे कि मैं तो आईटी फील्ड का ही हूँ, तो वी आर वर्किंग इन अक्रॉस ऑलमोस्ट ऑल टेक्नोलॉजीज़ राइट नाउ। मतलब सेल्सफोर्स, जावा, .NET, पावर BI, डाटा साइंस एंड डाटा इंजीनियरिंग। तो ये जो फील्ड्स हैं आगे आने वाली, ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं और इसी के अंदर आगे जॉब्स भी क्रिएट होनी है। तो आप अपने करियर को आप डाटा साइंस की तरफ भी ले जा सकते हैं, कि जिसमें आप पाइथन सीख सकते हैं और आप टेंसरफ्लो, ये आप LLM आप सीख सकते हैं। आप LLM के बारे में कि LLM कैसे काम करते हैं, कैसे बिल्ड होते हैं जी। ऐसे ही आप कैसे जो होता है आप GPUs यूज़ कर सकते हैं, आप इसके बारे में भी आप जान सकते हैं। ऐसे ही आप अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं सारी की सारी अभी इस समय NLP पे काम कर रही हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर। आप ये सब जो होता है अपने करियर के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और आप इनसे जो होता है अपने रिसर्च एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप किस चीज़ के ऊपर आप स्टडी करना चाहते हैं। कि जैसे कि अगर मान लो कोई प्लांट ख़राब हो जाता है तो उस प्लांट को ख़राब मतलब कितना टाइम हो गया है, उसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं। ऐसे ऐसे यूज़ केसेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिसके ऊपर आप अपने कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल्स डेवलप कर सकते हैं जो कि आपको ग्रो करेंगे। क्योंकि अभी इस समय हर बिज़नेस पूरी दुनिया के अंदर जो है यही चाहेगा कि मैं अपने बिज़नेस के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे इंट्रोड्यूस करूं, क्योंकि अभी तक क्योंकि इट इज़ न्यू टू एवरीवन, अभी ये कम्प्लीटली न्यू है सभी के लिए। और सभी इस समय हर बिजनेस आपने देखा होगा कि इस समय काफ़ी ले ऑफ्स हो रहे हैं मार्केट में जी। तो ये ले ऑफ्स जो होता है इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ये इससे किसी की दुनिया का एंड नहीं हो रहा है। इसमें क्या है कि ये इट इज़ जस्ट अ टेक्नोलॉजी शिफ्ट हैपनिंग राइट नाउ। तो ये एक सिर्फ टेक्नोलॉजी शिफ्ट है। जब आप टेक्नोलॉजी शिफ्ट से गुजर रहे हैं तो ये सब चीज़ें होंगी, बिल्कुल होंगी। और आपको ये देखना है कि व्हाट नेक्स्ट इज़ कमिंग इन द मार्केट। आपको अपडेट करना आपको बहुत ज़रूरी है और आपको ये देखना है कि आप क्या वैल्यू अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं जी। अपनी नॉलेज और अपनी स्किल्स के बेस पे। क्योंकि आप ये बोलो कि मेरा सेक्टर एंड हो जाएगा जी। मैं कंटेंट राइटर्स ख़त्म हो जाएंगे या SEO होना बंद हो जाएगा या जो है
ऐसा कुछ हो जाएगा कि जिससे मेरा रोल ही मार्केट से ख़त्म हो जाएगा। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब वो कुछ जॉब्स जो होंगी, जो लो लेवल की जॉब्स होंगी, हाँ डेफिनेटली वो इरेडिकेट होंगी, बट न्यू जॉब्स अगर आप उसमें अपने जो भी आप कर रहे हैं अभी करंटली, उसके अंदर बस अपना एक एलिमेंट ऑफ पीस AI को अगर आप इंट्रोड्यूस कर लेंगे तो आप किसी भी लेवल तक आपको पहुंचा सकते हैं। सिर्फ अपने आप में, बस यही मैं कहना चाहूँगा। मैं एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहूँगा, जैसे कि आप लिंक्डइन पे आपकी एक अच्छी खासी प्रोफाइल है, काफी फॉलोअर्स हैं आपके, राइट। अब वो मतलब मैं हमेशा से किसी से ये चीज पूछना चाहता था कि वो जो लोग ब्लॉग्स या आर्टिकल्स डालते हैं इतने बड़े बड़े, क्या उनको सच्ची में कोई पढ़ता है या फिर वैसे छोड़ देते हैं? नहीं, बिल्कुल पढ़ते हैं। सबसे ज़रूरी लिंक्डइन प्लेटफॉर्म क्यों है, सबके लिए बनाया गया है कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एंगेजमेंट कर सको जी, और अपने लाइक माइंडेड पीपल के साथ कनेक्ट कर सको। आप उन लोगों की पोस्ट जो होता है देखो जो आपके लिए मीनिंगफुल हो। ऐसा नहीं कि मतलब आप हर पोस्ट पे मतलब लाइक करे जा रहे हैं या कुछ करे जा रहे हैं, फेसबुक समझ लिया। हाँ, तो आप जो होता है एक्चुअली क्या है कि ये लिंक्डइन इसलिए बनाया गया है कि प्रोफेशनल नेटवर्क को इंक्रीज करा जा सके। और लिंक्डइन एक ऐसा प्लेस है जहाँ से मतलब मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैंने अपने अपवर्क पर अगर काम नहीं किया तो क्या मैं कभी बिजनेस रन कर पाऊँगा, क्या मैं कस्टमर्स फाइंड आउट कर पाऊँगा। तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर अपवर्क ने, क्योंकि बिकॉज देयर आर सो मैनी पॉलिसीज बाय अपवर्क कि वो आपने अगर अपना नंबर शेयर कर दिया, अपना ईमेल शेयर कर दिया पर्सनल कस्टमर्स को कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होने से पहले, तो अपवर्क आपको वार्निंग देता है कि भाई अब जो होता है आपने जो है अपने पर्सनल नंबर, अपने ईमेल क्यों शेयर किया है। अगर आपने वो शेयर कर दिया है तो आपको एक वार्निंग देता है कि भाई अगर आपने दोबारा शेयर करा तो मैं आपका जो अकाउंट है सस्पेंड कर दूंगा। तो अगर आपका मान लो आपने बहुत मेहनत करके उस अकाउंट को बनाया है और उसके बाद आपका अकाउंट एंड हो जाए तो आपको लगेगा कि यार मैं तो ज़िंदगी में अब कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसा फीलिंग आएगा। बट यही है कि इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लिंक्डइन मतलब जिसने मेरे को एक नई उम्मीद दी, मतलब लिंक्डइन की वजह से जो होता है मैं अपने न्यू कस्टमर्स को फाइंड आउट कर पाया। मतलब मैंने मुझे ये विश्वास हो गया कि मतलब नथिंग इज एंड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब देयर इज़ ऑलवेज वन अदर ऑल्टरनेटिव एग्जिस्टिंग। तो लिंक्डइन पे अगर आप अपना सारा टाइम, जितना टाइम हो सकता है आप अपना स्पेंड करेंगे, आप अपना उतना बड़ा कस्टमर बेस भी बना सकते हैं, क्लाइंट बिल्ड बना सकते हैं, अपने क्लाइंट्स ढूंढ सकते हैं जी। जैसे नाइस। जब आपके दिमाग में आया कि दैट यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर और आपको स्टार्टअप कल्चर में जाना है, सबसे खतरनाक रिएक्शन किसका था? तो जैसे कि आप हमारे पेरेंट्स, मेरे जो पेरेंट्स हैं मतलब फादर हैं स्पेशली, जो उनकी गवर्नमेंट जॉब रही है एंड दे आर डूइंग द गवर्नमेंट जॉब फ्रॉम लाइक 30 to 40 ईयर्स। तो उनको जो है मेरे फादर जो है हमेशा मुझे यही बोलते थे कि भाई आप अपनी गवर्नमेंट जॉब में लगो और आपका एसएससी क्लियर करो, हाँ, और आपका जो है फ्यूचर सिक्योर होगा और आपको जो है कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं जो है अपने पहले साल के अंदर ही गवर्नमेंट प्लेस पर जो है मैं वर्क कर चुका था अपने फर्स्ट ईयर में, जो कि मतलब मेरे को वहाँ पे कुछ भी स्किलफुल नहीं लगा कि मतलब अब यहाँ पे मेरा कुछ हो सकता है। क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर भी मैं लगा वहाँ पर खाने की बातें ज़्यादा होती थी, आज क्या बनाया है, और काम की बातें कम होती थी कि मतलब आगे इंडस्ट्री कैसे ग्रो करेगी, आपको नॉलेज नहीं मिल रही थी इतनी ज़्यादा। तो यही है कि उससे मतलब मैंने यही सीखा कि भाई ये प्लेस मेरे लिए नहीं है। हालांकि मेरे फादर ने जो होता है बहुत सारे मेरे से एग्ज़ाम दिलवाए अलग अलग, मतलब मेरे कुछ मेरे 2 एग्ज़ाम्स जो हैं गवर्नमेंट के क्लियर भी हो गए थे। बट जब मैं इंटरव्यू में वहाँ देने गया तो वो कह रहे कि ये आपके लिए नहीं है, तो मतलब आप कहाँ आ गए। तो ऐसा था। तो फिर वही है कि मतलब मुझे डिसाइड कर लिया था फिर कि कभी मैं आगे से कभी गवर्नमेंट जॉब पे अप्लाई नहीं करूँगा, वो मेरा टाइम था। तो हाँ, तो मैंने जो होता है ये सोच लिया था कि मतलब मैं कुछ करूँगा तो बड़ा ही करूँगा। और
किसी के यहाँ नौकरी नहीं करनी। हाँ, किसी के यहाँ नौकरी नहीं करनी, सरकारी तो बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि आपको आपकी जब तक आप लर्न कर रहे हो तो आपको सब कुछ अच्छा लगता है। जब आप लर्न नहीं कर रहे होते तो आपको लगता है कि मतलब मैं अपनी लाइफ में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। मेरे पापा एक ही बात बोलते हैं, तू सरकारी नौकरी नहीं करेगा तुझे लड़की नहीं मिलेगी। हाँ देखो अब जो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत तेज़ी से जो होता है दुनिया चेंज हो रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब लोगों को देखो चैलेंजेस आते हैं, बट आपको हर रोज़ जो होता है अपने आप को इम्प्रूव करना होता है, जैसे जैसे डे बाय डे। अगर आप अच्छा अर्न कर रहे हैं तो आप, हाँ, तो आपको नौकरी भी मिलेगी, मतलब आपको छोकरी भी मिलेगी। तो हाँ, आगे अभी जैसे एंटरप्रेन्योरशिप की बात चल रही है, हाँ, अब आपने सुना होगा एमबी चाय वाला, हाँ, बीटेक पानीपुरी वाला, ये सब जो अपनी डिग्री के ठेले खोलते थे और ड्रॉप आउट करके ये सब ठेले लगा रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, सब कर रहे हैं। क्या यूथ के लिए ये अच्छा इम्पैक्ट डाल रहा है कि ड्रॉप आउट करके आप ठेला खोल लो या चाय बेच लो? अभी आपने सुना भी होगा एमपी चाय वाले जी काफी ज्यादा चर्चा में भी थे, तो अब उनकी लाइफ जर्नी हमें नहीं पता, लेकिन अब जो भी था, लेकिन ये जो ठेले खोल दे रहे हैं, नौकरियां जो मतलब कि कहते हैं डिग्रियां नहीं पढ़ाई करके उनको लगता है कि कुछ भी वो नहीं है, वो तो सच बात है मतलब। लेकिन आपका क्या मानना है कि ये यूथ सही कर रहा है, इम्पैक्ट सही डाल रहा है ये सब चीजें, एमबी चाय वाली जी जैसे बीटेक पानीपुरी वाले जी? देखो कोई भी काम सबसे पहली बात जो है ना, छोटा या बड़ा नहीं होता है। ठीक बात है, कोई भी काम जो होता है अगर आप कर रहे हो अपने, पढ़ाई जरूरी नहीं है फिर इसके लिए। कोई भी अपना काम अगर आप कर रहे हो पूरी शिद्दत से, हाँ, तो जैसे कि भाई शाहरुख खान का डायलॉग भी है, हाँ, कि पूरी कायनात आपके, हाँ, अगर आप किसी चीज़ को भी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसमें जुड़ जाती है, हाँ, आपको आपके गोल्स को अचीव करने में। डिग्री छोड़ देनी चाहिए? देखो डिग्री जो होता है, आप डिग्री जो होता है छोड़नी नहीं चाहिए आपको। डिग्री आप अपनी करो, ऐसा नहीं है, बट सभी का एक राइट इंटेंट है। देखो आगे आने वाला टाइम ऐसा ही है कि डिग्री और स्कूलिंग, देखो वो वैल्यूएबल है भी और नहीं भी। आने वाला टाइम जो ऐसा है कि अगर मतलब आपको एक बिजनेस रन करने के लिए आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आपसे कोई ये भी नहीं पूछेगा, अगर आप एक बिजनेस करते हो आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आपके 10th और 12th में कितने मार्क्स आए हैं। जब आप एक नौकरी कर रहे हो ये सिर्फ तभी आपसे पूछा जाएगा कि आपके 10th 12th में कितने मार्क्स थे। हायर पोजीशन पहुंच गए तभी नहीं पूछा जाता, हाँ, पैसा कितना कमाओगे, बिल्कुल। जब आप एक एंटरप्रेन्योर हो, जब आपको पता है कि आपको क्या मार्केट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो आपसे कोई ये भी नहीं पूछेगा कि आपके 10th में कितने थे, 12th में कितने थे, या आपने कौन से यूनिवर्सिटी से कॉलेज के पास आउट हो। इट डजेंट मैटर कि आप IIT से पास आउट हो, ठीक है। तो अगर आपके अंदर जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने की जील है तो आप किसी भी लेवल तक आप जा सकते हो, कोई आपसे एक क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा। और आने वाला टाइम शायद ऐसा भी हो जाए कि कॉलेजेस की जो एजुकेशन है वो कोर्स चेंज हो जाए, मतलब मोर आने वाला टाइम ऐसा है कि आप सर्टिफिकेशनल जो कोर्सेज हैं, सर्टिफाइड कोर्सेज आप करें, उसमें सर्टिफिकेशंस लें और अपने करियर को ग्रो करें। बिल्कुल, जैसे कि अब्दुल कलाम जी का मैं एक ऐसी वीडियो देख रहा था, तो उन्होंने यही बोला था कि जब आप अपने स्कूल में हैं तो आप अपने जो एजुकेशनल जो करिकुलम है उसको 75% वेटेज दें। अब जब आप स्टडी कर रहे हैं उसके लिए, और 25% आप कुछ स्किल्ड गैदर करें। सेम चीज़ जो है आपके उसमें आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड आउट करें कि भाई मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है और उसमें मैं कैसे एक्सेल कर सकता हूँ। सेम उन्होंने यही बात बोली कि जब आप कॉलेज के अंदर भी हैं तो कॉलेज में भी जो होता है आप अपना 3 साल जो है, अगर मान लो अगर आपके 4 साल की ग्रेजुएशन है जी, अगर आप लेट से आप बीटेक कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कोर्स कर रहे हैं, तो अपने 3 साल जो होता है, 3 साल का टाइम जो होता है आप अपने इंजीनियरिंग कोर्स को दें, और 1 साल का टाइम जो होता है आप अपने स्किल्स को गैदर करें। जब आप इंडस्ट्री में जाएं तो आपके पास वो पहले से ही वो स्किल हो, मतलब आपके ऊपर जो है फ्रेशर का टैग ना लगे कि भाई मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ, मुझे पहले सिखाना पड़ेगा तभी मैं वो काम करूँगा। आप हमेशा ये देखते हैं कि फ्रेशर्स जो होते हैं हमेशा स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में। हाँ, मतलब अगर हम बात करें कि भाई मार्केट में अगर 2 लाख जॉब्स हैं तो 2 लाख में से जो होता है 10% जॉब्स भी, 20,000 जॉब्स भी जो होता है फ्रेशर्स को नहीं मिल पाती है। तो वो जो है हमेशा स्ट्रगल करते हैं। कुछ ही लोग हैं जो कि आगे निकल पाएंगे।
पर सारे जो है नहीं निकल पाते हैं। तो इसलिए आप अपने अपने अंदर एक स्किल डेवलप करें, आप आइडेंटिफाई करें अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट। जब आप कॉलेज में हैं या स्कूल में हैं, आप किसी भी लेवल पे आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको एंटरप्रेन्योर बनने के लिए डिग्री चाहिए या आपको 12th क्लास का सर्टिफिकेट चाहिए। आपको बस एक स्किल अपनी आइडेंटिफाई स्किल्स चाहिए आपको, और आपको अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करें, प्रॉब्लम फाइंड आउट करें और अपने आप को ग्रो करें। तो जितेंद्र जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि आपकी ज़िंदगी में इतने सारे उतार चढ़ाव आए, आपने इतने सारे प्रोजेक्ट्स किए, इतनी सारी चीज़ें अचीव करी, एक ऐसा रिग्रेट आपकी ज़िंदगी का जो आप कभी नहीं भूल सकते? ऐसा तो कोई रिग्रेट नहीं है, कोई भी नहीं, बट ये है कि एक रिग्रेट में मतलब एक चीज़ है जिस पे मैं अभी अपने आप को रिग्रेट करता हूँ, वो है कि मुझे एक अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है। मैंने अभी तक अपना जो है प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करा है, क्योंकि एक कंपनी को उसके प्रोडक्ट की वजह से जाना जाता है। तो अभी तक मैंने जो है सर्विसेज बेस वर्क करा है, अभी तक मैंने प्रोडक्ट बेस वर्क नहीं करा है। ठीक है। क्योंकि जब आप अपना एक प्रोडक्ट बेस वर्क कर लेते हो तो आपका जो कस्टमर बेस होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मुझे अभी तक यही रिग्रेट है कि मुझे एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, जैसे कि अभी करंटली मेरे माइंड में चल रहा है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर किड्स। सर मत बताओ, अपना आइडिया मत बताओ। अपना आइडिया नहीं बताना। हाँ ठीक है। तो उनको प्रोडक्ट लॉन्च करना है, पता चल गया। हाँ। ये रिग्रेट है। आइडिया बता दोगे सर? हाँ। ओके, सो मेरा आखिरी सवाल आपसे आज के पॉडकास्ट का कि कोई एडवाइस जो आप हमारे यूथ को देना चाहेंगे, क्या कल्चर में क्या करना चाहिए, कुछ भी एक ऐसा डायलॉग जो आप चाहते हैं कि हमारे यूथ हमेशा अपने दिमाग में रखें? हमेशा दिमाग में यही रखें कि अभी जैसे मैंने बताया है कि सबसे पहले जो होता है वही प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करो, और अगर आप आईटी सेक्टर में हैं तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पावर को समझो और उसको देखें कि कैसे जो है हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर, कैसे एक एलिमेंट ऑफ एआई वी कैन इंट्रोड्यूस। तो ये जो है आप बस इतना ही आप ध्यान रखें, और बाकी जो होता है आप अपनी स्किल्स को पहचानें कि आपकी क्या स्किल है। जिस भी एरिया, जो आप किसी भी एरिया में काम कर रहे हो, बिज़नेस कोई सा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि एक आईटी का बिज़नेस है, आप कोई सा भी बिज़नेस में हैं, आप अपने एरिया को पहचानें, स्किल्स जो भी आपका स्किल है उसको पहचानो और उस पर एक्सेल करें, क्योंकि जब आप एक्सेल करते हैं तो आप किसी भी लेवल तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि अगर आप जो होता है प्रॉब्लम होती है फ्रेशर्स के साथ कि उन्हें ना एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। जब भी वो जॉब ढूंढने जाते हैं मार्केट में, उन्हें किसी को डाटा एंट्री की जॉब दे दी जाती है, किसी को कॉल सेंटर में बिठा दिया जाता है, किसी को जो होता है मतलब बहुत लो लेवल ऑफ वर्क जो होता है असाइन हो जाता है। पूरे साल की हाँ, तो बहुत ही लो लेवल ऑफ वर्क असाइन हो जाता है। आप सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि आप अपना कुछ भी प्रोफेशनल कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद आप पहले तो आप अपना एक प्रोफेशनल कोर्स फाइंड आउट कर लें कि किसकी मार्केट में डिमांड है, उस पर एक्सेल करें। उसके बाद जो होता है आप जो भी करना चाहते हैं टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, उसको आप परस्यू करें अच्छे से और अपना करियर को बिल्डअप करें। मेरा मानना ये है कि किसी भी स्टार्टअप में आपको कुछ भी करना है उसको कॉन्टिन्यूस वे में करें। यस। नहीं, रिग्रेशन के साथ काम करें, और कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम आए तो उसका सॉल्यूशन ढूंढें। ये रेदर देन उसके भागने से ज़्यादा अच्छा है कि उसका सॉल्यूशन ढूंढें, क्योंकि हर चीज़ का सॉल्यूशन है। अगर आप उस चीज़ को कॉन्टिन्यूटी में काम करते हैं, कंटिन्यूस वे में काम करते रहते हैं, सॉल्यूशन ढूंढते रहते हैं, तो आपकी विजय प्राप्त जरूर होगी। बिल्कुल होगी। आप 2 या 3 मैं वर्ड्स यूज़ करूँगा, परसिवरेंस, प्रोएक्टिव एंड करेज टू डू द वर्क वट एवर यू वांटेड टू डू। क्योंकि मैंने भी जो होता है, मुझे ये वर्ड्स हमेशा याद रहते हैं। कभी भी किसी भी क्लाइंट का आपको रिस्पॉन्स आता है, आप उसको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि टाइमिंग और कम्युनिकेशन जो है ना इज़ द की इन द एंटरप्रेन्योरशिप। तो आप जो होता है अगर इन पे ध्यान दे रहे हैं, इन चीज़ों पे, तो आप अपना कभी भी आप जो है फेल नहीं होंगे अपने लाइफ में, क्योंकि आपको पता है कि मुझे जो होता है ये काम करना है और आपको कंटिन्यूअस करना है, जिसके लिए मैंने ये बोला परसिवरेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फेल भी हो रहे हैं तो जस्ट टेक इट एज अ स्टेपिंग स्टोन, एंड अगर आप जो होता है
अगर आप प्रोएक्टिवनेस हैं, क्योंकि हर कस्टमर यही चाहता है कि उसके किसी भी कुछ भी वो आपसे क्वेरी कर रहा है तो उसको रिस्पॉन्स प्रॉम्प्ट हो, इमीडिएटली रिस्पॉन्स एवरीवन वांट्स नाउ, उसके दिमाग में क्या हो, क्या राइट। और तीसरा जो है मैंने बताया कि करेज होना चाहिए, हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक गरीब भी रोटी खाता है और वो आपकी रोटी तो सब खाते हैं। हाँ, अब वो कौन सी थाली में खाते हैं वो डिपेंड करता है। तो अमीर भी वही 2 रोटी ही खाता है, बट ये है कि कभी भी जो होता है रिस्क लेने से ना डरें, क्योंकि बट आई वुड से कि भाई आप एक कैलकुलेटेड रिस्क लें। ऐसा नहीं है कि ब्लाइंड रिस्क ले रहे हैं, ब्लाइंड रिस्क लेके कोई सा भी इम्प्लीमेंटेशन ना करें, एक कैलकुलेटेड रिस्क लें और उसी को ही फॉलो करें। बाकी फेलियर और सक्सेस आपके हाथ में नहीं होता है, ये आपको डेस्टिनी पे छोड़ देना चाहिए। जो भी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के पीछे मत भागे, सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करें, कोशिश करना, सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करें, यही मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच जितेंद्र जी हमारे पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। आपकी बातें मेरी ऑडियंस तक जरूर जाएंगी और वो जानेंगे कि स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप ये सब क्या होता है। और मैं जरूर चाहूंगा कि जो जितेंद्र जी ने बताया वो की पॉइंट्स हैं, अगर आप अपनी लाइफ में और अपने किसी भी स्टार्टअप आइडिया में इम्प्लीमेंट करते हैं तो सक्सेस आपके पीछे और आप सक्सेस के आगे आगे, ऐसा जरूर होगा। तो थैंक यू सो मच जितेंद्र जी, आपको बहुत अच्छा लगा। हम एक और पॉडकास्ट के साथ करेंगे जिसमें और आप बहुत सारी ऐसी ढेर सारी बातें करेंगे जो एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप कल्चर के ऊपर डिपेंड करेंगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय।